नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारी सेना पर गर्व, भगवान उनकी रक्षा करे। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आया रिएक्शन। खबर में आगे जिक्र होगा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी एक साथ, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। आगे आपको बताएंगे कि 18 मई को होगी महागठबंधन की अगली बैठक। बिहार चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश की सुरक्षा के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार को समर्थन। और इसके साथ आगे आपको बताएंगे कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। कहा मॉक वोटिंग के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं बदल सकते। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हमारी सेना पर गर्व, भगवान उनकी रक्षा करे। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आ गया रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर में मौजूदा 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सशस्त्र बल ने सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर सेना की तारीफ की है और उन्होंने लिखा कि हमारी सेना पर हमें अत्यंत गर्व है। हमारे बहादुर जवान हमारी स्वतंत्रता और अखंडता को सुरक्षित रखते हैं। भगवान उनकी रक्षा करे और उन्हें धैर्य और वीरता से चुनौतियों का सामना करने की अपार हिम्मत दे। जय हिंद। वहीं प्रियंका गांधी के अलावा देश के अन्य बड़े नेताओं ने हमले को लेकर खुशी जाहिर की और इस कड़ी में राहुल गांधी, शशि थरूर, जयराम रमेश, केजरीवाल समेत अन्य लोगों ने रिएक्शन दिया। सभी ने भारत की एकता का परिचय देते हुए राजनीति से परे भारतीय सेना और सरकार के फैसले को सही ठहराया। राष्ट्रीय राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी पहले से ही हाई अलर्ट पर है और बुधवार को शाम 4 बजे कई एजेंसियां मॉक ड्रिल करेंगी। उन्होंने कहा कि हमने प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी को भी कानून व्यवस्था भंग करने नहीं दिया जाएगा। टीमें महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रख रही है और सोशल मीडिया मंचों पर भी नज़र रखी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम ममता बोली, आतंकवाद के खिलाफ जंग में सभी साथ, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम साथी सभी साथ हैं, हमारे बीच इस मामले को लेकर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के संपर्क में बने रहेंगे और स्थिति पर नज़र रखेंगे। ममता का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल की सीमा से लगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर बुलाई थी। इस बैठक के बाद सीएम बनर्जी ने कहा कि दोपहर गृह मंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों के 7 से 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और मैं इस बारे में और कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने मीडिया घरानों से भी अपील की है कि वो तथ्यों को रिपोर्ट करें और सुनिश्चित करें कि कोई गलत सूचना न फैलाई जाए। सीएम बनर्जी ने कहा कि मीडिया कर्मियों के तौर पर आपको इस समय शांत और संयमित रहना होगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही खबरें दिखाएं ताकि इससे कोई तनाव पैदा ना हो या अफवाह ना फैले। ये मेरी अपील होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत या मनगढ़ंत खबरें प्रकाशित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मीडिया हो। याद रखें, ये अपनी टीआरपी बढ़ाने का समय नहीं है, ये देश की रक्षा करने का समय है। हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना है जो देश के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं। एक आम नागरिक के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 18 मई को होगी महागठबंधन की अगली बैठक। बिहार चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और इसके पहले महागठबंधन की 3 बार बैठक हो चुकी है। अब महागठबंधन की चौथी बैठक 18 मई को आयोजित की जाएगी। ये जानकारी बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने गुरुवार को राजधानी में दी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस बैठक का आयोजन कहां पर होगा। गुरुवार को राजधानी पहुंचे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने 18 मई को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा कि बैठक लगातार चलती रहेगी। आगे क्या करना है, बैठक में इस पर निर्णय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि बैठक लगातार हो रही है, बैठक में लगातार तालमेल भी हो रहा है। राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, ना कि कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं पाकिस्तान के साथ चल
रहे हालात पर उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने कमाल किया है, हम देश की सुरक्षा में समझौता नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी हर परिस्थिति में खड़ी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश की सुरक्षा के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार को समर्थन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के एक्शन पर विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो पूरा देश एक साथ खड़ा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग एक हैं। तेजस्वी ने स्पष्ट किया कि देश है तभी हम हैं और भारतीय सेना की बदौलत ही हम सुरक्षित हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि सेना की वजह से ही हमारी सीमा सुरक्षित है, सेना पर हमारा पूरा भरोसा है। भारतीय सेना ने पहले भी कई बार इतिहास रचने का काम किया है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और भारत ने पाकिस्तानी सेना को सरेंडर कराते हुए युद्ध में हराया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सर्वदलीय बैठक को लेकर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार जब भी मीटिंग में बुलाती है तो हम लोगों का पूरा साथ रहता है। भारतीय सेना पर हम सभी को गर्व है। और उन्होंने कहा कि जिन आतंकवादियों ने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार जो भी निर्णय लेती है हम उसके साथ हैं। हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द आतंकवाद का सफाया हो। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, कहा मॉक वोटिंग के लिए सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं बदल सकते। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच के लिए नए नियम बनाए हैं। अब अगर कोई उम्मीदवार ईवीएम की जांच करना चाहता है तो वो मशीन के सिंबल लोडिंग यूनिट को नहीं बदल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि अगर कोई उम्मीदवार ईवीएम की जांच के लिए मॉक पोल करना चाहता है तो वो लिखित में रिक्वेस्ट कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि वोटिंग के लिए इस्तेमाल हो चुकी ईवीएम पर मॉक पोल होगा, फिर वोटों की गिनती उम्मीदवारों को दिखाई जाएगी और उसे मिटा दिया जाएगा, लेकिन सिंबल लोडिंग यूनिट वहीं रहेगी जो वोटिंग के दौरान इस्तेमाल हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस बार चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होगा, अखिलेश यादव ने तय कर दिया 2027 का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और योगी सरकार पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहे हैं। गुरुवार को लगातार चौथे दिन उन्होंने मीडिया से बात की और 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी साफ कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार का चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी होने जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं और गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने तीखा हमला करते हुए कहा कि जो सरकार युवाओं की सुनवाई नहीं कर रही है उस पर धिक्कार है। अखिलेश यादव ने कहा कि हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है, नौकरी कम होना, शिक्षा का निजीकरण और शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप पीडीए को नुकसान पहुंचा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल्द खाली करो। भारत के हमले के बाद ट्रंप का पाकिस्तान पर तगड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, भारत से बदले का सपना देखने वाला पाकिस्तान इस समय बैठकर आंसू बहा रहा है। बैठे बिठाए पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। खबर अब अमेरिका को लेकर आई है। अब अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिका ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अपने नागरिकों को कहा है कि आप लाहौर को छोड़कर जल्द से जल्द वापस लौट आएँ। अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए अमेरिका ने कहा है कि वो वापस आ जाए या फिर कहीं शरण ले लें। पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार जिस तरह से तनावपूर्ण स्थिति हो रही है, उसे देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधानसभा चुनाव के लिए बीएलओ का विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण हुआ शुरू। चुनाव में तकनीकी टूल्स के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर गोपालगंज डीएम प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर विधानसभा चुनाव के निमित्त जिले के सभी बीएलओ का विधानसभा स्तर पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। चुनाव आयोग एवं निर्वाचन विभाग बिहार पटना के निर्देशों पर जिला के विधानसभा क्षेत्र 102 कुचायकोट एवं 100 बरेली के सभी बूथ स्तर अधिकारियों का विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जिहादी टीआरएफ के खिलाफ चलाई जाए वैश्विक मुहिम। पाकिस्तान में भारतीय सेना के ऑपरेशन से गदगद हुए ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लश्कर तैयबा के मोर्चे द रेजिस्टेंट फ्रंट के खिलाफ वैश्विक मुहिम चलाने की मांग की है। टीआरएफ ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी और ओवैसी ने यह सुझाव भारत की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 जगहों पर आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करने के एक दिन बाद एक सर्वदलीय बैठक में दिए। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा की। ओवैसी ने कहा कि मैंने हमारी फौज और सरकार को ऑपरेशन सिंदूर के लिए मुबारकबाद दी। मैंने सुझाव दिया कि हमें टीआरएफ के खिलाफ
आलमी मुहिम चलानी चाहिए और हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहिए। अमेरिका से इसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहिए। इसी के साथ फरवरी में हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ ने पीओके में तकरीर यानी कि भाषण दी थी कि वो इस साल जिहाद करना चाहते हैं। वो जिहाद के नाम पर कत्ल और दहशत फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। ब्रिटेन सरकार भी टीआरएफ पर पाबंदी और पाकिस्तान पर तहरीक कार्रवाई करवानी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप भी एआईएमआईएम चीफ असद ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस कार्य समिति ने सेना की बहादुरी को किया सलाम। खड़गे बोले, हम जवानों के साथ खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस कार्य समिति ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा किए गए मिसाइल हमले को लेकर बुधवार को आपात बैठक बुलाकर चर्चा की और सशस्त्र बलों को शुभकामनाएं देते हुए उनके प्रति समर्थन जताया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों पर हम गर्व करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जाबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। खड़गे ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकारों के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीओके से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। खड़गे के अनुसार महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अपने सशस्त्र बलों पर हमें बहुत गर्व है और हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो कदम उठा रही है उसका हम समर्थन करते हैं और हमें हमारे सशस्त्र बलों पर गर्व है। हम अपने जवानों की राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। भारतीय सशस्त्र बल ने मंगलवार रात के वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के ठिकानों समेत आतंकियों के छिपने के 9 अड्डों को निशाना बनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कुर्मी वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस, मतदाताओं को लुभाने में जुटे भूपेश बघेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए कांग्रेस ने कुर्मी वोट बैंक को साधने की बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल 19 मई को पटना पहुंचेंगे। उनका ये दौरा पूरी तरह से कुर्मी समाज को साधने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती देने के मकसद से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल बिहार में करीब 4% कुर्मी मतदाता हैं और इसीलिए कांग्रेस अब उन्हें साधने की मुहिम में जुट गई है। बघेल पटना में कुर्मी समाज के लोगों से बड़ी बैठक करेंगे और राहुल गांधी के विचारों को उनके सामने रखेंगे। बता दें कि कुर्मी मतदाताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दबदबा है। बताया जाता है कि पटना दौरे के क्रम में भूपेश बघेल सबसे पहले पटेल छात्रावास में छात्रों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे। माना जा रहा है कि वह युवाओं को कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की नीतियों से जोड़ने की कोशिश करेंगे और इसके बाद बघेल पटना में कुर्मी समाज के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे, जहां वो राहुल गांधी के विचार, योजनाएं और कांग्रेस की रणनीति को समाज के बीच रखेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भीड़ जुटाने पर रोक, सीएम का बंजार दौरा रद्द, धर्मशाला एयरपोर्ट बंद। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश का एयर स्पेस बंद। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला का गग्गल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कुल्लू के बंजार का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक के बाद उत्तर भारत में एयर स्पेस को सरकार ने बंद कर दिया है और इसी के चलते सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सीएम के साथ यहां पहुंचने वाले थे। जानकारी के अनुसार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सीएम सुक्खू कुल्लू के बंजार के सरची गांव के दौरे पर बुधवार को जाने वाले थे और यहां पर सीएम के आने की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन बीती रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को निशाना बनाया और इस वजह से अब हिमाचल प्रदेश में भी एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। साथ ही बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि सीएम के प्रोग्राम के दौरान भी मास गैदरिंग यानी भीड़ एकत्र होनी थी। उधर सीएम का दौरा रद्द होने के बाद अब प्रशासन की तरफ से कुर्सियों और अन्य इंतजाम को हटा लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चांदनी चौक सदर बाजार को दिल्ली से
हरियाणा ले जाने की साजिश, आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दावा किया कि दिल्ली के पुराने बाज़ारों को भाजपा सरकार हरियाणा में शिफ्ट करना चाहती है और इन बाज़ारों में चांदनी चौक, सदर बाज़ार जैसे पुराने और थोक बिक्री वाले बाज़ार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने बताया कि 2022 में दिल्ली के पुराने बाज़ार जैसे सदर बाज़ार, दरियागंज, चांदनी चौक के कुछ व्यापारियों ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ मीटिंग की और उस समय प्लान ये बनाया जा रहा था कि दिल्ली के इन पुराने बाज़ारों को दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट कर दिया जाए। मनोहर लाल खट्टर भी उस मीटिंग में थे। उन्होंने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि हम आपको बेहतर सुविधाएँ देंगे, आप लोग हरियाणा शिफ्ट हो जाएँ। दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन व्यापारियों के ग्रुप का नेतृत्व भाजपा नेता कुलदीप जैन कर रहे थे। भाजपा के नेता दिल्ली के व्यापार को दिल्ली से हरियाणा ले जाने की स्कीम 2022 से चला रहे हैं और आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि उस समय दिल्ली में केजरीवाल थे, इसीलिए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर भारत ने की एयर स्ट्राइक तो ओवैसी ने जमकर लगाए नारे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर रक्षा बलों द्वारा किए गए लक्षित हमलों का स्वागत किया और कहा कि पड़ोसी देश में आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें वो पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। इससे पहले ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के डीप स्टेट को ऐसा कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए कि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना ना होने पाए। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। जय हिंद। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए और इनमें जैश-ए-मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर और लश्कर-ए-तैयबा का अड्डा मुरीद के शामिल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को 26 नागरिकों के नरसंहार की घटना के 2 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये मिसाइल हमले किए गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश भर में कई जगहों पर मॉक ड्रिल शुरू, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर बुधवार को देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया और इस कड़ी में दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर भी एक बड़ी मॉक ड्रिल की गई। ड्रिल के दौरान सुरक्षा एजेंसियों और एयरपोर्ट स्टाफ ने मिलकर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया और यात्रियों को दिशा निर्देश दिए कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के विभिन्न इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पश्चिमी दिल्ली की जिलाधिकारी DM डॉक्टर किन्नी सिंह ने बताया कि DLF कैपिटल ग्रीन्स में मॉक ड्रिल की गई और इसमें स्थानीय निवासियों को आपातकालीन हालत से निपटने की जानकारी दी गई। डॉक्टर सिंह ने आगे बताया कि लोगों को बताया गया कि संकट की घड़ी में क्या करना चाहिए, कहां शरण लेनी चाहिए और अफवाहों से कैसे बचा जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर आश्रय स्थलों की जानकारी भी दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक्शन में CM उमर अब्दुल्ला, बुलाई इमरजेंसी बैठक, बोले पहलगाम हमले को भूले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मौजूदा स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को अधिकारियों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की। दोस्तों, आपको बता दें कि बात करते हुए CM अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि वो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले को नहीं भूले हैं जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि बैठक में जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और CM सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के संपर्क में हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय किसान यूनियन ने अपने सभी आंदोलन किए स्थगित, कहा देश हित पहले। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी कि POK में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए जाने के बाद उत्पन्न हुए हालात को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन के बुधवार को अपने सभी आंदोलन, धरने और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने फेसबुक पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि संगठन ने देश में मौजूद माहौल को देखते हुए अपने सभी विरोध प्रदर्शनों को
स्थगित करने का फैसला किया है। टिकैत ने वीडियो संदेश में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति के कारण हमने अपने सभी आंदोलन स्थगित कर दिए हैं और हम इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं और सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आग्रह सरकार से करते हैं। उन्होंने अभियान के लिए सेना के अधिकारियों को बधाई भी दी और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के प्रयासों में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीबीआई अधिकारी के नाम पर नहीं बनी सहमति, सूत्रों का दावा। राहुल गांधी ने दिया डिसेंट नोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को सीबीआई के नए डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर गठित समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की तरफ से रखे नाम के प्रस्ताव से सहमत वो नहीं है और उन्होंने इसे लेकर डिसेंट नोट दिया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार की और वर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को ही बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि राहुल गांधी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए।